कहानी की शुरुआत होती है साल 1955 से, जहां हमें एक सर्कस का सीन देखने को मिलता है। यहाँ हम नादिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने छोटे बेटे से कुछ बातें कर रही होती है। वह उससे कहती है कि आज तुम्हारे पिता आने वाले हैं। सालों बाद आज तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी और आज ही वह तुम्हें तुम्हारा नाम भी देंगे। नादिया इसी सर्कस में काम करती थी, लेकिन पिछले काफी समय से उसकी हालत बेहद खराब थी और वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी वजह से वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी। नशे की हालत में ही वह अपने बेटे को यह सारी बातें समझा रही होती है। वह अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे पिता सर्कस के बाहर तुमसे मिलने आएंगे। इतना कहकर नादिया अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए चली जाती है। सर्कस के बाहर उसका बेटा अपने पिता का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी अचानक सर्कस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। देखते ही देखते पूरा सर्कस तबाह हो जाता है और इस ब्लास्ट में नादिया की भी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहां राया की एंट्री होती है। असल में नादिया का बेटा उसी का इंतजार कर रहा था। राया अपने बेटे को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते भर उसका बेटा लगातार अपनी मां के बारे में सवाल पूछ रहा था। राया पहले से ही नादिया की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। वह खुद भी शराब के नशे में था और बार बार अपने बेटे को चुप रहने के लिए कहता था। जब बच्चा चुप नहीं होता तो राया एक पहाड़ी के पास अपनी कार रोक देता है और बाहर निकलकर शराब पीने लगता है। उसका बेटा कार के अंदर ही बैठा रहता है, लेकिन राया एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था। उसने कार में हैंड ब्रेक नहीं लगाया था। धीरे धीरे कार आगे बढ़ती है और फिर सीधा खाई में जा गिरती है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और पहुंचती है साल 1947 में। उस समय भारत आजाद हो चुका था, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाल के कब्जे में था। वहां माफियाओं का राज चलता था और आए दिन लोगों की जान जाती रहती थी। गोवा में दो बहुत बड़े माफिया भाई थे, सेबेस्टियन और फर्नांडिस। दोनों भाई जरूर थे, लेकिन उनके बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन अचानक फर्नांडिस के बेटे की हत्या हो जाती है। फर्नांडिस को उम्मीद थी कि उसका भाई सेबेस्टियन उसके साथ खड़ा होगा और उसके बेटे के अंतिम संस्कार में जरूर आएगा। लेकिन तभी अंतिम संस्कार के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक वहां राया और गंगा पहुंच जाते हैं और फर्नांडिस के लोगों पर हमला कर देते हैं। फर्नांडिस के साथ बहुत सारे हथियारबंद लोग मौजूद थे, लेकिन राया और गंगा मिलकर एक एक करके उनके लोगों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। दोनों ने कई लोगों को मार गिराया, लेकिन आखिर में वे दोनों फर्नांडिस के आदमियों के हाथ लग जाते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि राया और गंगा भाई बहन हैं। साथ ही यह भी सामने आता है कि फर्नांडिस के बेटे को भी राया और गंगा ने ही मारा था। यह जानकर फर्नांडिस का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह दोनों को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां सेबेस्टियन की एंट्री होती है। फर्नांडिस को पूरा भरोसा था कि उसका भाई उसका साथ देगा, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो जाता है। सेबेस्टियन राया और गंगा का साथ देने लगता है। वह फर्नांडिस से कहता है कि भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन वह किसी के बदले के बीच में नहीं पड़ता। इसके बाद सेबेस्टियन राया का साथ देता है और राया अपनी बहन गंगा से फर्नांडिस को मरवा देता है। तब हमें पता चलता है कि फर्नांडिस के लोगों ने गंगा के साथ बहुत बुरा किया था। इसी वजह से राया और गंगा दोनों मिलकर फर्नांडिस के पूरे गैंग को खत्म करने निकले थे। इसके बाद सेबेस्टियन चाहता है कि राया और गंगा उसके साथ काम करें। दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वे ऐसे कामों में काफी माहिर थे। धीरे धीरे राया और गंगा सेबेस्टियन के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो जाते हैं। उनके साथ आने के बाद सेबेस्टियन गोवा का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता है। आगे हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन की एक प्रेमिका थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ का भाई टोनी भी सेबेस्टियन के लिए काम करता था। सेबेस्टियन इन दोनों पर बहुत भरोसा करता था क्योंकि वे सालों से उसके साथ थे और उन्होंने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। लेकिन राया और गंगा के आने के बाद हालात बदलने लगे। अब सेबेस्टियन उन दोनों पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करने लगा था। राया किसी की ज्यादा नहीं सुनता था। उसका बात करने और काम करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसकी भाषा और उसका अंदाज काफी हिंसक था।
इसी वजह से वह किसी भी काम को अपने तरीके से आसानी से पूरा करवा लेता था। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है सेबेस्टियन की बेटी रेविका की। रेविका एक गुस्सैल लड़की थी। वह किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी और अक्सर लोगों पर भड़कती रहती थी। लेकिन एक दिन राया उसे देख लेता है और पहली नजर में ही उसे रेविका पसंद आ जाती है। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। रेविका भी कहीं ना कहीं राया को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वे एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगते हैं। उनके रिश्ते के बारे में लगभग सभी को पता चल चुका था। इसी बीच टोनी और एलिजाबेथ एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वे सेबेस्टियन को मारकर उसकी जगह खुद लेना चाहते थे। लेकिन सेबेस्टियन को मारना आसान नहीं था, क्योंकि वह बेहद ताकतवर था और उसके आसपास हमेशा बहुत सारे लोग मौजूद रहते थे। इसलिए टोनी और एलिजाबेथ एक शानदार प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि सेबेस्टियन को एक सर्कस में मारा जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को जोकर के भेष में सर्कस के अंदर पहुंचा दिया। उसी सर्कस में राया भी मौजूद था। तभी उसकी नजर नादिया नाम की एक लड़की पर पड़ती है। नादिया रॉयल सर्कस की सबसे खास कलाकार थी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसके बिना मानो यह सर्कस अधूरा था। शो खत्म होने के बाद नादिया वहां से निकलने लगती है। राया उसका पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे कई लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। राया को तुरंत समझ आ जाता है कि यहां जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। वह तुरंत वापस लौटता है और उन जोकरों पर हमला कर देता है। राया समझ चुका था कि ये लोग सेबेस्टियन को मारने आए हैं। हालांकि एक हमलावर सेबेस्टियन को गोली मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गोली उसके हाथ में लगती है। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद राया अकेले ही उन हमलावरों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। अब राया जानना चाहता था कि आखिर इन जोकरों को सर्कस के अंदर किसने आने दिया था। सबसे ज्यादा शक नादिया पर जाता है। इसी वजह से राया नादिया से पूछताछ करने लगता है, लेकिन वह उससे काफी बदतमीजी से बात करता है। राया की बातें सुनकर नादिया को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके मुंह पर थूक देती है। इसके बावजूद राया उसे कुछ नहीं करता। वह सिर्फ इतना कहता है कि बहुत जल्द उसे पूरे मामले की सच्चाई पता चल जाएगी और फिर वह उसे सबक सिखाएगा। लेकिन दूसरी तरफ टोनी और एलिजाबेथ जल्दबाजी में थे। वे किसी भी तरह इस पूरे मामले का इल्जाम किसी दूसरे पर डालना चाहते थे और उनके लिए नादिया सबसे आसान निशाना थी। वे नादिया को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां राया पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद राया टोनी की जमकर पिटाई करता है, क्योंकि उसे अब उनकी असलियत पता चल चुकी थी। जिस आदमी की मदद से इन लोगों ने हमलावरों को सर्कस के अंदर पहुंचाया था, वह पकड़ा जा चुका था और उसने राया को पूरी सच्चाई बता दी थी। अब गंगा एलिजाबेथ से कहती है कि अगर उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो उसे अपने ही हाथों से अपने भाई टोनी को मारना होगा। यह एलिजाबेथ के लिए बेहद मुश्किल फैसला था, लेकिन मजबूरी में उसे अपने भाई टोनी को खुद मारना पड़ता है। टोनी को मारते समय एलिजाबेथ अंदर से टूट जाती है और उसी पल वह ठान लेती है कि एक दिन वह राया और गंगा से इस बात का बदला जरूर लेगी। टोनी की मौत के बाद एलिजाबेथ का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अब नादिया की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसी वजह से गंगा नादिया के पास आती है और उससे कहती है कि उसे तुरंत यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर वह यहां रही तो उसे मार दिया जाएगा। गंगा नादिया को काफी सारे पैसे देती है और नादिया गोवा छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। वह ट्रेन से जाने वाली होती है कि तभी वहां अचानक राया पहुंच जाता है। राया उसे वापस लेकर आता है और कहता है कि वह पहले जो काम करती थी अब वही काम करती रहेगी। इस तरह नादिया दोबारा सर्कस में काम करने लगती है। राया भी लगभग हर रोज उसका शो देखने पहुंचने लगता है। चूंकि राया ने नादिया की जान बचाई थी, इसीलिए नादिया उससे बात करना चाहती थी। उसे यह भी लगता था कि उसने राया के बारे में बहुत गलत बातें कही थीं और उसे माफी मांगनी चाहिए। एक दिन नादिया राया से बात करती है। यहीं से दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन नादिया राया से उसकी बहन गंगा के बारे में पूछती है। तब राया उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसकी मां ने उसके पिता को मार डाला था। इसके बाद राया और गंगा
पूरी तरह अनाथ हो गए थे। उनकी मां ने भी कभी उनका सहारा नहीं दिया। राया कहता है कि इस दुनिया में उसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वह उसकी बहन गंगा है। गंगा ने हमेशा उसका साथ दिया। बचपन में दोनों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था। वे एक आदमी के लिए काम करते थे और उन्हें कब्रों से मरे हुए लोगों के सोने के गहने निकालने पड़ते थे। यह काम बहुत डरावना था और कोई दूसरा इसे करने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन राया अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वह यह काम करता था। फिर एक दिन एक औरत उन दोनों की मदद करती है और उन्हें खाना देती है। लेकिन बाद में राया को पता चलता है कि वह औरत जबरदस्ती गंगा को गलत धंधे में धकेलना चाहती है। जब राया को पता चलता है कि गंगा के साथ जबरदस्ती की जा रही है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस औरत को भी मार देता है और उस आदमी को भी जो गंगा के साथ जबरदस्ती कर रहा था। यहीं से हमें समझ आता है कि राया अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है, जहां राया नादिया को अपनी जिंदगी की यह सारी बातें बता रहा होता है। अब तक दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। राया पहले रेविका को पसंद करता था, लेकिन नादिया के आने के बाद वह उसे लगभग भूल चुका था। अब राया को नादिया से सच्चा प्यार होने लगा था और नादिया भी उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है। आखिरकार रेविका को भी राया और नादिया के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। रेविका राया से बात करना चाहती थी, लेकिन राया अब उसे पहले जैसा समय नहीं देता था। वह ज्यादातर नादिया के साथ ही रहने लगा था। एक दिन रेविका शराब के नशे में राया पर जमकर गुस्सा करती है। वह उससे कहती है कि जो प्यार उसे मिलना चाहिए था वह प्यार राया अब नादिया को दे रहा है। यह बात गंगा को भी पता थी, लेकिन गंगा नहीं चाहती थी कि राया और सेबेस्टियन के बीच कोई दुश्मनी हो। इसीलिए वह राया को समझाती है कि उसे रेविका का दिल इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए। गंगा राया से कहती है कि अगर वह रेविका के साथ नहीं रहा तो उन्हें कभी भी सेबेस्टियन की विरासत नहीं मिल पाएगी। राया इस बात को समझता है। कुछ दिनों बाद वह फिर से रेविका के साथ समय बिताने लगता है। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे गोवा की सत्ता और सेबेस्टियन की विरासत हासिल करनी है तो रेविका के साथ रहना उसके लिए जरूरी है। लेकिन सच तो यह था कि रेविका के साथ रहते हुए भी राया हमेशा नादिया को ही याद करता था। एक दिन राया और गंगा आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां सेबेस्टियन पहुंच जाता है। वह बेहद गुस्से में होता है। वह राया से कहता है कि उसकी प्रेमिका नादिया गर्भवती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद सेबेस्टियन राया को धमकी देता है कि वह नादिया और उसके होने वाले बच्चे को सबके सामने बुरी तरह मार डालेगा। यह सुनते ही राया को भयंकर गुस्सा आता है, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कर पाता। उसी दिन राया और रेविका की शादी भी होने वाली थी। इस खबर के बाद राया बुरी तरह टूट जाता है और जमकर शराब पी लेता है। वह पूरी तरह नशे में होता है कि तभी गंगा उसके पास आती है। गंगा उसे याद दिलाती है कि आज उसकी शादी है और उसे इस हालत में नहीं रहना चाहिए। लेकिन राया की हालत देखकर गंगा समझ जाती है कि उसका भाई सच में नादिया से प्यार करता है। उसे यह भी समझ आता है कि नादिया और उसके बच्चे को लेकर राया कितना परेशान है। तब गंगा उससे कहती है कि वह उसका साथ देगी। वह कहती है कि अब इस विरासत को कैसे चलाना है यह फैसला वे दोनों भाई बहन करेंगे। इसके बाद राया और गंगा पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में पहुंचते ही राया सबसे पहले सेबेस्टियन को मार देता है। इसके बाद राया और गंगा मिलकर सेबेस्टियन के बाकी लोगों को भी खत्म करना शुरू कर देते हैं। लगभग सभी दुश्मन मारे जा चुके होते हैं कि तभी राया के सामने रेविका आ जाती है। रेविका के हाथ में बंदूक होती है और वह सब कुछ देख चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि उसके पिता को राया ने ही मारा है। गुस्से में रेविका राया पर 4 गोलियां चला देती है। राया बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि रेविका उसे दोबारा मार सके, गंगा उसके माथे पर गोली मारकर उसकी जान ले लेती है। अब गंगा को किसी भी हालत में राया की जान बचानी थी। वह उसे अस्पताल लेकर जाने की कोशिश करती है। रास्ते में गंगा राया से सिर्फ एक बात कहती है, मैं तेरे लिए 100 बार मरी हूं, इसीलिए तुझे एक बार मेरे लिए जीना होगा।
लेकिन इस दौरान सेबेस्टियन के बचे हुए लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। वे संख्या में बहुत ज्यादा थे और गंगा समझ जाती है कि वह उन सभी से लड़कर राया को सुरक्षित नहीं निकाल पाएगी। इसीलिए गंगा एक जगह रुकने का फैसला करती है। वह अपने एक साथी से कहती है कि वह राया को किसी भी हालत में सुरक्षित वहां से ले जाए। गंगा खुद दुश्मनों का सामना करने के लिए वहीं रुक जाती है। कुछ समय बाद जब राया पूरी तरह ठीक होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन गंगा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनकर राया पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वह सिर्फ गंगा थी। उसकी बहन के अलावा अब उसका कोई नहीं बचा था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर गंगा की मौत हुई कैसे। यहीं हमें पता चलता है कि गंगा एलिजाबेथ के कब्जे में थी। एलिजाबेथ तो पहले से ही राया और गंगा से बदला लेना चाहती थी। अब उसके पास सही मौका था, लेकिन वह गंगा को सीधे नहीं मारती। वह उसे उसी तरह मरवाती है जैसे गंगा ने उससे उसके भाई टोनी को मरवाया था। गंगा बेड़ियों में बंधी हुई थी। कुछ देर बाद एलिजाबेथ वहां नादिया को लेकर आती है। नादिया के पेट में राया का बच्चा था और यह बात सभी को पता थी। तब गंगा नादिया से कहती है कि एक बार उसने उससे पूछा था कि क्या राया उससे प्यार करता है। गंगा कहती है कि अगर उसे इस सवाल का जवाब चाहिए तो वह जान ले कि राया उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन एलिजाबेथ चाहती थी कि नादिया अपने हाथों से गंगा को मारे। उसका मकसद था कि जब भी राया नादिया को देखे तो उसे हमेशा याद रहे कि उसी लड़की के हाथों उसकी बहन की मौत हुई थी। नादिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे गंगा को मारना पड़ता है। यहीं फ्लैशबैक खत्म होता है। जब राया को यह सारी सच्चाई पता चलती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और बदले की आग बची थी। वह एलिजाबेथ के सभी लोगों के सामने पहुंचता है और एक एक करके उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। गंगा की मौत के बाद राया पूरी तरह बदल चुका था। वह गोवा छोड़ देता है और सीधा मकाऊ चला जाता है। लेकिन मकाऊ पहुंचने के बाद वह जिस तरह वहां तबाही मचाता है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वे वहां एक गैंग के साथ हाथ मिला लेता है और फिर मकाऊ के कई माफियाओं को खत्म कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद एक काम के सिलसिले में राया को दोबारा गोवा लौटना पड़ता है। राया के गोवा लौटने की खबर नादिया तक भी पहुंच जाती है और यहीं से कहानी एक बार फिर उसी मोड़ पर पहुंचती है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। नादिया अपने बेटे से कहती है कि आज उसके पिता उससे मिलने आने वाले हैं। वह कहती है कि उसे सर्कस के बाहर जाकर अपने पिता का इंतजार करना है। लेकिन नादिया पहले से ही बुरी तरह टूट चुकी थी और शराब के नशे में थी। फिर सर्कस में ब्लास्ट होता है और नादिया की मौत हो जाती है। इसके बाद राया वहां पहुंचता है और अपने बेटे को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन रास्ते में कार खाई में गिर जाती है। कार पानी में गिरने लगती है और राया का बेटा उसके अंदर फंसा होता है। इस बार राया उसे बचाकर बाहर निकाल लेता है। लेकिन राया अपने बेटे को अपने पास नहीं रखना चाहता। वह उसके ऊपर बंदूक तक तान देता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कह देता है। आखिरकार उसका बेटा वहां से चला जाता है। इसके बाद राया मकाऊ से वापस गोवा लौटता है और पूरे गोवा पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर देता है। अपनी गैंग के साथ वह पूरे गोवा में तबाही मचा देता है और धीरे धीरे वहां का नया राजा बन जाता है। कहानी अब पहुंचती है साल 1967 में। राया पूरे गोवा पर अपना कब्जा कर चुका था। अब उसके पास ताकत, पैसा और अपना राज्य था। लेकिन इसके बावजूद वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। गंगा की मौत के बाद उसकी जिंदगी जैसे बदल ही गई थी। अब वह ज्यादातर समय शराब के नशे में रहता था। जब भी उसे शराब मिलती वह पीने बैठ जाता। धीरे धीरे उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन राया की मुलाकात मेलिसा नाम की एक लड़की से होती है। लेकिन मेलिसा कोई आम लड़की नहीं थी। वह अपने शरीर पर एक बम बांधकर राया के पास आई थी। मेलिसा राया से कहती है कि तुमने कभी मेरे पिता की जान बचाई थी, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मेरे शरीर पर बम लगा दिया है। वह बताती है कि इस बम में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। लेकिन राया बिना घबराए कहता है, अगर हमारे पास 2 मिनट हैं तो 2 मिनट में बहुत कुछ किया जा सकता है।
इसके बाद राया तेजी से मेलिसा के पास जाता है, बम को उसके शरीर से अलग करता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस तरह राया मेलिसा की जान बचा लेता है। इसके बाद मेलिसा धीरे धीरे राया के काफी करीब आने लगती है। दरअसल उसे राया पसंद आने लगा था और वह उसके आसपास ही रहना चाहती थी। एक दिन मेलिसा राया से पूछती है कि क्या वह उसके साथ रह सकती है। राया जवाब देता है कि जब तक वह उसे बर्दाश्त कर सकती है तब तक उसके साथ रह सकती है। इसके बाद दोनों साथ रहने लगते हैं और समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद मेलिसा गर्भवती हो जाती है। अब एक दिन मेलिसा की डिलीवरी का समय आ जाता है, लेकिन उसी दौरान राया एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। वह जिस रास्ते से जा रहा होता है वहां अचानक कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन राया अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ जाता है। लड़ाई के दौरान राया की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वह लड़का राया से बचकर भाग रहा था। राया उसका पीछा करता है, लेकिन वह लड़का किसी तरह बच निकलता है। राया उस लड़के को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसका चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लगता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह कौन था। इसी बीच खबर आती है कि मेलिसा ने एक बेटे को जन्म दिया है। राया भी अपने बच्चे को देखने जाता है और उसका नाम एडम रखता है। लेकिन उस रहस्यमयी लड़के का चेहरा अब भी राया के दिमाग में घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन है और उसे क्यों लगता है कि वह लड़का उसे पहले से जानता है। धीरे धीरे वह लड़का फिर से राया के आसपास दिखाई देने लगता है। वह मौका मिलते ही राया पर हमला करने की कोशिश करता। अब राया काफी परेशान रहने लगा था, क्योंकि उस लड़के के हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह समय बीतता है और 5 साल गुजर जाते हैं। आज राया के बेटे एडम का 5वां जन्मदिन होता है, लेकिन जन्मदिन के दिन ही वह रहस्यमयी लड़का एक बार फिर राया के कमरे में घुस जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस बार राया भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का किसी तरह वहां से भाग निकलता है। सबसे अजीब बात यह थी कि उस लड़के को किसी और ने कभी नहीं देखा था, सिर्फ राया ही उसे देख पाता था। लड़का हर बार बहुत चालाकी से वहां से गायब हो जाता था। अब राया की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़का कौन है और सिर्फ उसी के पीछे क्यों पड़ा है। इसके बाद हमें उस लड़के की सच्चाई बताई जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि नादिया और राया का बेटा था, लेकिन अब वह बहुत खतरनाक बन चुका था। जिस जगह वह रहता था वहां के बॉस तक को उसने मार दिया था और अब उसका सिर्फ एक ही टारगेट था, राया। वह किसी भी हालत में अपने पिता को मारना चाहता था। धीरे धीरे राया को भी पता चल जाता है कि वह लड़का उसी का बेटा है, लेकिन राया समझ नहीं पाता कि उसका बेटा उसे मारना क्यों चाहता है। एक दिन वह लड़का राया के छोटे बेटे एडम को किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। राया तुरंत उसके पीछे निकल पड़ता है। आखिरकार दोनों का आमना सामना होता है। इसके बाद पिता और बेटे के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और लड़ाई काफी खतरनाक होती है। लड़ाई के बीच दोनों के बीच कुछ बातें भी होती हैं। राया अपने बेटे से कहता है कि उसके अंदर जो नफरत दिखती थी वह असल में उसके बेटे के लिए नहीं थी, वह नफरत खुद उसके लिए थी। राया यह भी कहता है कि गंगा की मौत के लिए नादिया जिम्मेदार थी और यही बात उसे हमेशा परेशान करती रही। लेकिन उसका बेटा राया को जवाब देता है कि गंगा और नादिया की मौत किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद राया की वजह से हुई थी। उसका बेटा कहता है कि वह हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसता रहा, लेकिन उसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला। राया ने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब राया कहता है कि वह और इन चीजों से भागना नहीं चाहता। वह अपने बेटे से कहता है कि अगर वह उसे मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन उसका बेटा ऐसा नहीं कर पाता। वह दूर जाकर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गुस्सा ही नहीं था। वह अब भी अपने पिता का प्यार चाहता था, लेकिन जब उसे वह प्यार नहीं मिला तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार वह अपने पिता राया को मार देता है, लेकिन तभी वहां एडम दौड़ते हुए आता है और जोर जोर से डैडी डैडी चिल्लाने लगता है। और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में राया और नादिया का बेटा
जिसे हम अब तक राया का पीछा करते हुए देख रहे थे, असलियत में वहां मौजूद ही नहीं था। उसके और राया के बीच जितनी भी लड़ाइयां हुई थीं, वे सब सिर्फ राया के दिमाग की उपज थीं। वह लड़का सिर्फ एक हेलुसिनेशन था, यानी उसे सिर्फ राया देख सकता था। किसी दूसरे इंसान ने उस लड़के को कभी नहीं देखा था। और यह सब तब शुरू हुआ था जब एडम ने पैदा होने के बाद राया को डैडी कहना शुरू किया। असल में इस आवाज ने राया के अंदर दबी हुई पुरानी यादों को फिर से जगा दिया था। अब हमें पूरी सच्चाई बताई जाती है। जब सर्कस में धमाका हुआ था और नादिया की मौत हुई थी, तब राया अपने बेटे को अपने साथ लेकर चला गया था। लेकिन रास्ते में कार पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। उस हादसे में राया का बेटा बच नहीं पाया था। वह उसी समय मर चुका था। लेकिन राया इस सच्चाई को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहा कि उसने अपने बेटे को बचा लिया था। वह अपने बेटे की मौत के सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाया। यही वजह थी कि वह सालों तक अपने बेटे की कल्पना करता रहा। उसे लगता रहा कि उसका बेटा वापस आ गया है और उससे बदला लेना चाहता है। अब तक जितनी भी लड़ाइयां दिखाई गई थीं, वे सिर्फ राया के दिमाग में चल रही थीं। असलियत में वह लड़का कभी वहां मौजूद ही नहीं था। राया अपने बेटे की मौत के सदमे और अपराध बोध के कारण धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट चुका था। अब कहानी आगे बढ़ती है। हमारी कहानी के सबसे बड़े विलन का संबंध मकाऊ से होता है। राया पहले उसी के लिए काम करता था, लेकिन अब उस विलन के बेटे निकोलस की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत के लिए राया जिम्मेदार था। अब वह विलन राया को खत्म करने के लिए अपने बहुत सारे लोगों को उसके पीछे भेज देता है। दुश्मनों ने राया की पूरी गैंग को मार डाला। आखिर में सिर्फ राया ही जिंदा बचता है। अपने लोगों की मौत देखकर राया को भयंकर गुस्सा आता है। अब वह एक एक करके दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। राया समझ जाता है कि अब उनसे सीधे लड़कर बचना आसान नहीं होगा। इसीलिए वह बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के पास एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है। धमाके के बाद बर्फ का एक विशाल सैलाब उनकी तरफ आने लगता है। अब वहां मौजूद सभी दुश्मन भी मारे जाने वाले थे और राया के बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। लेकिन मरने से पहले राया सिर्फ एक आखिरी काम करना चाहता था। वह अपने उस बेटे को गले लगाना चाहता था जिसे वह कभी बचा नहीं पाया। जिस बेटे को उसने जिंदगी भर अपने पास होने की कल्पना की, उसे वह आखिरी बार अपने सामने देखना चाहता था। और आखिर में उसे उसका बेटा दिखाई देता है। राया उसे अपने गले लगा लेता है। उस पल ऐसा लगता है कि राया आखिरकार अपने बेटे से माफी मांग रहा है और अपने अंदर के सारे दर्द को खत्म कर रहा है। इसके बाद बर्फ का विशाल सैलाब वहां पहुंच जाता है। राया और उसके सभी दुश्मन उसी में मारे जाते हैं और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी? आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश मूवी एक्सप्लेन वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।